Hello students, I myself is Dr. Santosh Bhandari and today we will study our business administration in which we will study about offer, proposal, offer or proposal यानी कि प्रस्ताव. Now every contract needs an agreement and every agreement arises when a definite proposal is made by one party and unconditionally accepted by the other to whom it is made. For a lawful proposal and its acceptance is a must for creation of a valid contract. यानी कि एक अनुबंध के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है प्रस्ताव. जब तक प्रस्ताव नहीं होगा तो वह स्वीकृति नहीं बन सकता है. तो अनुबंध के लिए जो पहली स्टेज है वह है ऑफर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की सम्मति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव किया है. मीन्स व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act, he is said to make a proposal. अब हम अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है. सेक्शन 2A, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष यानी कि कम से कम दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा यानी कि वह क्या करना चाह रहा है, वह अपनी इच्छा किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए यानी कि जो हमारा प्रस्ताव है, जो हमारा प्रपोजल है, वो किसी कार्य को करने के लिए हो सकता है और न करने के लिए भी. कार्य को करने के लिए जैसे कि क्या आप अपनी कार मुझे बेचोगे, या आज हम कॉलेज जाएंगे, यह क्या है, किसी कार्य को करने का प्रपोजल है. या हम कहें किसी कार्य को न करने का यानी कि विलिंगनेस एंड टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी कि किसी कार्य को न करने का. कार्य को न करने का है जैसे कि सपोज करो मेरी कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया. अब मैं उस व्यक्ति को कह रही हूँ तुम मेरे खिलाफ पुलिस केस दर्ज मत करना, मैं तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दूंगी. यह भी एक प्रपोजल है, लेकिन किसका है प्रपोजल, किसी कार्य को न करने का. यहाँ पर मैंने उसे जो वह पुलिस केस कर रहा था उसको करने से रोका है. यानी कि प्रस्ताव कैसा हो सकता है, किसी कार्य को करने के लिए हो सकता है और किसी कार्य को न करने के लिए. इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की सम्मति. यहाँ पर सम्मति इट मीन्स व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट. एसेंट का मतलब है यहाँ पर उसकी सहमति प्राप्त करना. सहमति किसके लिए हो सकती है, उस कार्य को करने या न करने के संबंध में. जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ क्या तुम अपनी कार मुझे बेचोगे, यह क्या है, किसी कार्य को करने के लिए सहमति. अब इसका उत्तर भी जब वह हाँ में देता है तब वह स्वीकृति बन जाएगी. इसी तरह से अगर वह किसी कार्य को न करने के संबंध में है, जैसे अभी हमने अपने एग्जाम्पल में लिया कि तुम मेरे खिलाफ पुलिस केस दायर मत करना, तो इसका अर्थ यह है कि उस कार्य में भी इसमें भी हमें स्वीकृति चाहिए. यानी कि वह कह रहा है कि हाँ मैं आपके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज नहीं करूँगा. तो यहाँ पर चाहे प्रस्ताव नेगेटिव हो चाहे प्रस्ताव पॉजिटिव हो, दोनों ही केस में हमें क्या चाहिए, सहमति. उत्तर हमें यस चाहिए, तभी वह एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति बनेगी. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव
एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने किसी कार्य को करने अथवा न करना, मतलब कि कार्य करना है या न करने की अपनी इच्छा को प्रकट करना है। इस इच्छा को प्रकट करने का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? दूसरे व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करना, असेंट प्राप्त करना, स्वीकृति प्राप्त करना तथा ठहराव करना होता है। प्रस्ताव रखने का उद्देश्य यही होता है, दूसरे व्यक्ति की सहमति, उसकी सम्मति उस कार्य को करने या न करने के संबंध में जो है उसे ही हम प्रस्ताव कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है वह प्रस्तावक या प्रपोजर है तथा जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है वह प्रस्ताव ग्रहीता या ऑफरी कहलाता है। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद प्रस्तावक को वचनदाता तथा प्रस्ताव स्वीकार करने वाले को वचन ग्रहीता भी कहा जाता है। इट मीन्स द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज नोन as the proposer or offerer, and the person to whom it is made is known as the offeree. On acceptance of the proposal, the person making the proposal is called the promiser and the person accepting the proposal is called the promisee or the acceptor. हम एक उदाहरण द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। Now suppose an offerer, A is the offerer and B is the offeree. Now suppose A is saying to B, I want to buy your car for rupees 3 lakhs. Will you sell it? Here A is expressing his willingness to buy B to buy the car at his terms for rupees 3 lakhs with a view to obtaining his assent to his. This is a proposal from A to B. यानी कि यह A द्वारा B को किया गया प्रस्ताव है। Here A is the offerer or the proposer and B is the offeree. If B accepts the proposal, then A will be known as the promiser and B will be the promisee or the acceptor. One of the early steps in the formation of a contract lies in arriving at an agreement between the contracting parties by means of the offer and acceptance. Thus, when one party, it means the offerer, makes a definite proposal to another party, it means the offeree accepts it in its entirety and without any qualifications. There is a meeting of the minds of the parties and a contract comes into being, assuming that all other elements are also present. यानी कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष, जो उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया है किसी कार्य को करने या न करने के लिए, तो उसकी सम्मति को प्राप्त करना है, तो हम कहेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा है। Now the term proposal is similar to the term offer of the English law. So we can say it as a proposal or as a offer. हम प्रस्ताव को proposal या offer कुछ भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट अगले वीडियो में कि एक प्रस्ताव की क्या क्या विशेषताएं होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे।